मैं नारायण मिश्रा आपका आपके यूट्यूब चैनल हमारी पढ़ाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये हमारा तीसरा पार्ट है स्पेक्ट्रम का। पहले दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन दोनों पार्ट्स को जरूर देख लें। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्यों पुर्तगीज़ को सी रूट खोजने की ज़रूरत पड़ी, और सेकंड में हमने गवर्नर्स जितने थे उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे फेवरेबल कंडीशन क्या क्या थी पुर्तगीज़ के लिए, पुर्तगीज़ के स्टेट, पुर्तगीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, रिलीजियस पॉलिसीज कैसे थी, और डिक्लाइन का क्या कारण था। ये सब हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी मेहनत आप ही लोगों के लिए करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, अपने सामने एक स्पेक्ट्रम की हार्ड कॉपी ज़रूर रखें। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की हार्ड कॉपी नहीं है तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, अमेज़ॉन से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, उसके बाद आप बुक में देखिए, आपको दिखेगा फेवरेबल कंडीशन फॉर पुर्तगीज। उसमें है इन इंडिया एक्सपेक्टिंग गुजरात विच वॉज रूल्ड बाय द पावरफुल महमूद बेगरा, जो कि 1458 से 1511 तक था। वहाँ पे पुर्तगीज ज़्यादा नहीं पहुँच पाए, लेकिन नॉर्थ पार्ट जो था वो कई सारे छोटे छोटे पावर्स में डिवाइड था। जैसे डेक्कन में जैसे बाहमनी किंगडम था, वो भी कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, जिसकी वजह से पुर्तगीज को बहुत आसान हो गया वहाँ पे कब्जा करना, क्योंकि उनकी नेवल जो है थी वो बहुत स्ट्रांग थी। उनके नेवल पे अधिकतर कैनन तोप लगाकर वो चला करते थे। कोई भी शिप दिखे उसको रोकते थे, अगर वो उनको पैसे वगैरह ना दे तो उसको वहीं खत्म कर देते थे। लेकिन चाइनीज एम्परर जो था, उसने अपने चाइनीज जो भी ट्रेडर्स वहां गए थे उन पे लिमिटेशन लगाया था, जिसकी वजह से चाइना के जो लोग थे उन्होंने वो ऐसा नहीं कर पाए जैसे पुर्तगीज ने किया था। सेकंड जो है हमारा, वो पोर्तुगीज स्टेट कैसे था, तो इसमें देखा गया है जैसे स्टेट ऑफ जो पुर्तगीज के कब्जे में इंडिया के स्टेट थे उनको स्टेडो पुर्तगीज द इंडिया कहा गया था। ये बहुत बड़े एलिमेंट में था, हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इसका क्रेडिट है। जैसे देखा जाए तो वास्को डिगामा के अराइवल, वास्को डिगामा के आने के 50 साल के अंदर ही पुर्तगीज बहुत बड़ी पावर बन गया था। उसने गोवा के आसपास के 60 माइल्स एरिया को, कोस्ट एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था, और वेस्ट कोस्ट पे मुंबई, दमन एंड दीव को भी अपने कब्जे में कर लिया था। और गुजरात में कंट्रोल तो नहीं कर पाया था क्योंकि वहां महमूद बेगरा जैसे पावरफुल शासक थे, लेकिन वहां पे भी नैरो ट्रैक में 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को उन्होंने कब्जा कर लिया था, और साथ ही हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और साउथ में उनके अंडर में जो सी पोर्ट्स, फोर्ट्रेस एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, जैसे मंगलोर, कन्नौर, कोचीन एंड कालीकट, उन सब पे भी उन्होंने अच्छा खासा कब्जा कर लिया था। जैसे कि जैसे मालाबार वगैरह था, वहां पे भी उनका कब्जा था, बट वहां के जो राजा वगैरह थे वो थोड़ा पावरफुल थे, तो लेकिन उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पुर्तगाली वो भी चाहते थे कि यहाँ से इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था, इसीलिए वो भी इन लोगों को मना नहीं करते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि जितने भी यूरोपियन शक्तियां आ रही हैं वो किसी और मकसद से इंडिया आ रही हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने सेटलमेंट किया था ईस्ट कोस्ट पे, सेंट थॉमन जो कि चेन्नई में, और नागापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पे उन्होंने इस्टेब्लिश की थी पुर्तगीज पोस्ट वगैरह, मिलिट्री पोस्ट वगैरह। और साथ ही साथ इन्होंने 16th सेंचुरी में सेटलमेंट किया था हुगली के वेस्ट बंगाल में। ये 16th सेंचुरी में जब शाही फरमान देते हैं अकबर, तब देन इनको हुगली में जाने का मौका मिल जाता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो पुर्तगीज थे उन्होंने जितने भी ट्रीटीज वगैरह होती थी, जैसे गोवा और डेक्कन के बीच के सुल्तान के बीच में हुआ था 1577 में, उसमें भी उन्होंने रोल प्ले किया था। और साथ ही साथ जितने भी बैटल होते थे, जैसे विजयनगर एंड डेक्कन सुल्तान के बीच में हुआ था, देन उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे, और डेक्कन एंड मुगल में भी किए थे, और मुगल और मराठास में भी किए थे। ये हर जगह अपना एक रोल प्ले किया करते थे। पुर्तगीज जो कि सबसे पहले यूरोपियन शक्ति बन के इंडिया आए थे, आप देखेंगे वो सबसे आखिरी में इंडिया से गए थे। उनको 1961 में इंडिया गवर्नमेंट ने गोवा, दमन और दीव से भगा दिया था, जिसे हम ऑपरेशन विजय भी कहते हैं। अब देखते हैं, अगला टॉपिक है पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आई होप आप लोग बुक में देख रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे। पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया
तो इसका जो हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का पुर्तगीज का, उसको वायसराय कहते थे। वो 3 ईयर का उसका पूरा कार्यकाल होता था, और उसके नीचे होता थे सेक्रेटरी। फिर सेक्रेटरी को कुछ सालों बाद काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया था, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और जो पोस्ट थी उसको वेदर द फेजेंडा कहते थे, जो उसका काम रेवेन्यू और कार्गो डिस्पैच से रिलेटेड था। उसका काम था रेवेन्यू को देखना और कार्गो डिस्पैच को देखना। एंड उसके बाद और एक चीज और थी, जो कि अफ्रीका चाइना के अंडर कैप्टन एंड फैक्टर्स हुआ करते थे, उनके उनसे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, तो वो अपनी मर्जी का काम किया करते थे। देन इसके बाद हम देखेंगे पुर्तगीज की पॉलिसीज कैसी थी रिलीजियस को लेके। ये आप सभी जानते हैं कि पुर्तगीज रिलीजियस को लेके बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे। उनको मुस्लिम से सख्त नफरत हो गई थी, क्योंकि उधर अरब्स ने कब्जा कर लिया था रेड सी वगैरह पे। उसके बाद से ही इनको मुस्लिमों से हेट हो गई थी। आप देखेंगे कि पुर्तगीज जो कि नॉर्थ अफ्रीका में भी इनकी अच्छी खासी रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से मूर्स जो कि वहां की कम्युनिटी थी उससे भी इनमाइटी हो गई थी, झगड़ा होता था। और अरब्स जो कि आप जान ही रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो गोवा के इर्द गिर्द रहने वाले एरियाज थे, वहां पे इंक्विजिशन इन गोवा स्टार्ट कर दिया था। तो गोवा में जितने भी लोग थे, अगर वो क्रिश्चियन नहीं बनते थे तो उनको मार दिया जाता था, या फिर अगर वो क्रिश्चियन बन जाते थे और क्रिश्चियनिटी का पालन नहीं करते थे, देन तब भी उनको डरा धमका के मार दिया जाता था। आप शुरू में देखेंगे कि ये मुस्लिम के प्रति ज्यादा क्रूअल थे और हिंदुओं के प्रति क्वाइट थे, बट आफ्टर सम टाइम हिंदुओं के लिए भी ये एकदम क्रूअल हो गए थे। अब फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने मुगल एम्परर अकबर को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश की। इसलिए जब 1579 में अकबर ने गोवा में रिक्वेस्ट भेजी कि आप 2 प्राइस्ट को भेज दीजिए, हमको उनसे बात करना है, क्योंकि आप जानते हैं अकबर एक सारे धर्म को मानने वाला एक शासक था, और उसने हर धर्म के लोगों को हर धर्म का ज्ञान जानना चाहता था। देन उसने इनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए। देन 2 लोग गए, उनका नाम था रोडोल्फो एक्वाविया एंड एंटोनियो मॉन्सेरेट, और उनका पर्पस यही था कि वो अकबर को कन्वर्ट करने के लिए मना ले। तो फरवरी 28 1580 में वो वहां पहुंचे। उसके बाद उनसे अच्छी खासी अकबर की बातचीत हुई। फिर अकबर ने उनको काफी सम्मानित किया, और उसके बाद उन दोनों को 1583 में वो दोनों वापस लौट गए। देन पुर्तगीज का दोबारा सेकंड मिशन आया 1590 में, और वो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो अकबर को कन्वर्ट नहीं कर पाया। 1592 में वो वापस लौट गया। थर्ड मिशन फिर आया, इस बार वो लाहौर आया 1595 में। इस बार भी उन्होंने कन्वर्ट नहीं कर पाया। इस बार फादर जेरोमी जेवियर्स एंड इमैनुअल पिनहेरियो ने यहाँ पे आए थे। देन इसके बाद प्रिंस सलीम थे, उन्होंने प्रिंस सलीम को भी कन्वर्ट करने की काफी कोशिश की थी, बट जो जहांगीर, प्रिंस सलीम का नाम जहांगीर भी था, वो उनको भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। 1606 में थोड़ा बहुत शुरू में तो जहांगीर मुस्लिम के साथ ज्यादा दिखाई दिए थे, और अदर धर्म के प्रति थोड़ा कम क्या आप कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म को वो ज्यादा मानते थे दूसरे धर्म के अपेक्षा। लेकिन फिर 1606 की बात करें तो धीरे धीरे फेवर करते थे, बट उनको भी क्रिश्चियनिटी में वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर इन्होंने एक गलती कर दी कि 1608 में इन्होंने 20 बैप्टिज्म कैरी आउट कर दिया आगरा में। इसमें इन्होंने कर दिया कि इनका मानना था कि अगर आप किसी के ऊपर पानी का छिड़काव कर दें, या फिर किसी को पानी में थोड़ी देर डुबो के रखें, उसके बाद वो पवित्र हो जाता है, वो क्रिश्चियन बन जाता है। इन्होंने ऐसा बहुत लोगों के साथ किया, इससे जहांगीर बहुत गुस्सा हो गया था इन लोगों से। देन इसके बाद पुर्तगीज लॉस फेवर विद द मुगल से इनका फेवर कैसे चला गया, तो इसको देखने के लिए हमें 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि अपने शिप हेक्टर से आया था सूरत पे, वो जेम्स फर्स्ट का लेटर लेके आया था, जो कि इंग्लैंड के किंग थे। वो मुगल कोर्ट जहांगीर में पहुंचा और उसने परमिशन मांगी बिजनेस करने के लिए इंडिया से। तो वहां पे जो प्राइस्ट फादर पिनहेरियो थे, और साथ ही साथ जो
वहां पुर्तगीज के लोग थे, उन्होंने काफी कोशिश की कि वो मुगल कोर्ट तक ना पहुंच पाया, लेकिन वो मुगल कोर्ट पहुंच गया। फिर जहांगीर ने को उसने काफी गिफ्ट दिया, तो जहांगीर ने भी हॉकिंस के फेवर में बात की 1609 में, लेकिन कुछ समय बाद उसने पहले तो इसलिए फेवर जहांगीर से हॉकिंस ने तुर्की लैंग्वेज में बात की। देन मुगल एम्परर जो जहांगीर था वो काफी खुश हुआ हॉकिंस से, और हॉकिंस को उसने मनसबदारी दे दी 400 की, और उसकी सैलरी 30,000 रख दी। लेकिन हॉकिंस ने कभी वो सैलरी ली नहीं, और हॉकिंस फिर वहां पे अर्मेनिया क्रिश्चियन थम नेम मुबारक शाह था, उसकी बेटी से शादी कर लिया। उसके बाद पुर्तगीज और मुगल एम्परर जहांगीर के बीच में काफी डिस्कशन हुआ। उसके बाद मुगल एम्परर ने मना कर दिया। फिर उसके बाद हॉकिंस वहां से फिर 1611 में चला गया। लेकिन फिर 1612 नवंबर में शिप ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप ड्रैगन आई, जिसका कैप्टन बेस्ट था, और उसने वहां जहांगीर से बात करने के लिए वहां आ रहे थे। देन उनके ऊपर फिर से पुर्तगीज जो थे वहां पे उन्होंने हमला कर दिया, उसमें कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगीज की सेना को बहुत बुरी तरह हरा दिया और सूरत पे कब्जा कर लिया। यह देख के मुगल एम्परर जो था वो काफी खुश हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पे। और इस समय पुर्तगीज जो थे वो काफी कॉन्फ्लिक्ट करते थे। वो जो भी शिप वगैरह उस समुद्र से जाया करती थी वो उनको रुकवा लिया करते थे, और उनसे अच्छा खासा टैक्स लिया करते थे। अगर वो ना दे तो उनकी शिप दबा दिया करते थे। तो इसी तरह वो करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुगल शिप को कैप्चर कर लिया, और जितने भी मुस्लिम थे उनको बंदी बना लिया, और सारे कार्गोस को लूट लिए। देन जहांगीर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ, और उसने मुबारक खान को वहां भेजा और कहा कि तुम पुर्तगीज से कंपनसेशन भी मांगना। देन मुबारक खान जाता है और पुर्तगीज से अच्छी खासी फाइट करता है। देन उसके बाद पुर्तगीज से वो कंपनसेशन भी लेता है। देन शाहजहां जो था वो पुर्तगीज अभी भी मुगल कोर्ट में उसके थे। फिर कैप्चर ऑफ हुगली देखेंगे, तो जो कैप्चर ऑफ हुगली इस हिसाब से हुआ था कि इंपेरियल फरमान, शाही फरमान अकबर ने 1579 में पुर्तगीज को दिया था। उसने कहा था कि आप सदगांव के पास, बंगाल में एक सदगांव जगह है, वहां पे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। तो पुर्तगीज ने वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, और वहां पे सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे मोनोपोली ले ली, और साथ ही साथ हैवी ड्यूटी लगा दी टैबेको पे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक स्लेव ट्रेड शुरू कर दिया, जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम बच्चों को अगवा करके उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके या फिर उनको गुलाम बना लिया करते थे, या फिर उनको पुर्तगाल भेज दिया करते थे। ऐसे ही करते समय उन्होंने मुमताज महल, जो कि शाहजहां की प्रिय बेगम थी, उनकी दो दासियों को पकड़ लिया और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये बात जून 24, 1632 की थी। देन मुमताज महल जो थी वो शाहजहां को जाके सारी बातें बताती हैं। तो शाहजहां जो बंगाल का गवर्नर कासिम खान रहता है उसको कहता है, पुर्तगीज के खिलाफ एक्शन लेने को कहता है। देन सीज ऑफ हुगली होती है। उसके बाद मुगल एम्परर काफी लोगों मारे जाते हैं मुगल एम्परर के, और काफी पुर्तगीज के भी मारे जाते हैं। उसके बाद मुगल एम्परर जो होता है वो पुर्तगालियों के पास सामने ऑफर रखता है कि या फिर तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, या फिर तुम गुलामी करो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। देन ये चीजें काफी दिनों तक चलती रही। जहां भी पुर्तगीज देखते थे तो मुगल उनको मार दिया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये धीरे धीरे कम हो गई। अब आप आगे देखेंगे हम लोग डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज। डिक्लाइन कैसे हुआ पुर्तगीज का, इसको बारे में हम देखेंगे। जब 18th सेंचुरी चल रही थी तो इस समय जो नए नए पावरफुल डायनेस्टीज थे वो उभर के आ रही थी, जैसे इजिप्ट, पर्सिया, और नॉर्थ इंडिया में हमारे मराठास वगैरह थे। तो ऐसे ही 1739 में मराठास ने सेलेस्ती एंड बसीन, जो कि बसीन बहादुर शाह से निनोदा उन्होंने लिया था, इसको उन्होंने पुर्तगीज से कब्जा कर लिया। देन जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी पुर्तगीज की, उसके खिलाफ भी काफी सारे लोग थे। ये भी एक बड़ा रीजन हो गया था। और पुर्तगीज डिसऑनेस्ट थे बहुत ही ज्यादा, ये भी एक रीजन था। और साथ ही साथ जो कि स्पेन और पुर्तगाल अलग अलग
जगह पे जा रहे थे तो स्पेन की इंग्लैंड और होलैंड से अच्छी खासी फाइट हो गई थी, जिसके बाद पुर्तगीज की मोनोपोली जो थी ट्रेड टू इंडिया के लिए वो काफी इफेक्ट हुई। और साथ ही में पुर्तगीज का जो सी रूट जानते थे, नॉलेज जो थी वो अब सीक्रेट नहीं रह गया, वो डच और इंग्लिश को भी धीरे धीरे, फ्रेंच को भी सबको पता चल जाएगा, आप आगे देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइमलाइन कैसे क्या क्या हुआ। पुर्तगीज राइज एंड फॉल अपने अपने बुक में देखिए। 1498 में वास्को डी गामा आता है, कालीकट तो वहां का राजा जमोरिन रहता है, हिंदू राजा। 1503 में पुर्तगीज की पहली फोर्ट जो होता है वो कोचीन में स्टेब्लिश होता है। 1505 में सेकंड कन्नौर में होता है। 1509 में अल्मीडा गुजरात, इजिप्ट एंड जमोरिन की सेनाओं को हरा देता है। 1510 में अल्फांसो अलबुकर्क जो होता है वो गोवा कब्जा कर लेता है बीजापुर से। और 1530 में गोवा जो कैपिटल गोवा जो कैपिटल थी उसको चेंज करके कोचीन को शिफ्ट कर देता है। देन सब्जुगेशन ऑफ दीव को कब्जा कर लेता है। उसके बाद दमन पे भी पुर्तगीज कब्जा कर लेते हैं। देन 1596 में डच जो होते हैं वो पुर्तगीज को अच्छा खासा हरा देते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। और 1612 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सूरत जीत लेती है, आपको बताया कैप्टन बेस्ट आया था, उसने जीत लिया था। 1663 में मालाबार कोस्ट से डच ने जीत लिया था, पुर्तगीज से जीत लिया था। देन हम आगे देखेंगे, जो पुर्तगीज थे अब वो गोवा पे उतना खास ध्यान नहीं दे रहे थे, वो ज्यादातर ध्यान अब ब्राजील में देने लगे थे, क्योंकि गोवा में जो विजयनगर एम्पायर था वो खत्म हो चुका था। विजयनगर एम्पायर की जो फाइट चल रही थी उसके बाद विजयनगर एम्पायर जो था वो एकदम से खत्म हो चुका था। देन इन लोग ब्राजील को अपनी इकोनॉमिक सेंटर बना लिए थे। देन अब आगे देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज का सिग्निफिकेंस क्या क्या था, क्या क्या महत्व थी, देखते हैं आने का। ये पहली, आप कह सकते हैं पहली फॉरनर या बाहर की पावर थी जिसके पास नेवी से वो सी के थ्रू इंडिया आए थे, जिनकी नेवल पावर इतनी मजबूत थी। इंडिया में भी थी, लेकिन इंडिया में अगर किसी की नेवल पावर मजबूत थी तो वो चोलास के टाइम पे थी। और पुर्तगीज जो कि कैनन लगा के चला करते थे, इसकी वजह से इनको बहुत ही मदद मिली मोनोपोली ट्रेड करने में। और साथ ही साथ इनके पास इनकी जो टेक्निक थी मैच लॉक मैन एंड गन वाली, जिसको बाद में मुगल ने भी यूज किया, आर्टिलरी ऑफ स्टिरअप। मैचलॉक मैन एंड गन का मतलब ये होता है, जो मैचलॉक पहले होता था, पहले जो उनकी गन्स होती थी उसमें एक आदमी चाहिए रहता था जो गन को पकड़े और दूसरा उसमें फायर लगाता था, तो अंदर जो बारूद रहता था जब वो फायर बारूद तक पहुंचता था देन गोली चल जाती थी। लेकिन इसके बाद एक ही आदमी रहता था मैचलॉक मैन में, इस मैचलॉक गन में, वो खुद ही एक हाथ से पकड़ता था और दूसरे हाथ से फायर करता था। धीरे धीरे ये सब यूज मुगल ने भी करना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ इनकी ड्रिलिंग ग्रुप इन्फेंट्री थी, मतलब इनके लड़ने का जो तरीका था वो स्पेनिश ने जाना, डच ने जाना, इंग्लिश ने, मराठास एंड सिख ने, सब ने धीरे धीरे इनकी ड्रिलिंग सीख गया। और पुर्तगीज की जो टेक्निक थी शिप बिल्डिंग में, वो मल्टी डेक शिप बनाते थे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके चलते थे, कई फ्लोर्स में उनकी शिप रहती थी। और वो अपने शिप में कैस्टल प्रो एंड स्टर्न यूज करते थे। स्टर्न वो होता था जो सामने एक चुकीला वाला हिस्सा होता था और पीछे वो चुकीला इसलिए नहीं रखते थे, वो थोड़ा घुमावदार रखते थे कैस्टल प्रो, ताकि कोई पीछे से अगर हमला करे तो उनको मारने में उनको आसानी हो। और इस तरीके से इनके कई सारे स्कल्पचर भी हैं, कई सारी मूर्तियां भी यहाँ बनवाए थे। तो वो सब उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कुछ भी इंपॉर्टेंट था पुर्तगीज से हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग डच का देखेंगे, वो अगले लेक्चर में डच पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।